चलिए, चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडियो नंबर 2। तो ऑडियो नंबर 1 में मैंने डेट सिक्योरिटाइजेशन तक कवर किया था। उसके बाद अपना टॉपिक शुरू होता है लीज फाइनेंसिंग। पहले शॉर्ट में मैं डिफरेंशिएट कर दूं कि रेंट और लीज में डिफरेंस क्या होता है, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, देखिए, रेंट जनरली जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लीज जनरली जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि रेंट हम लोग जनरली बहुत हाई वैल्यू एसेट का नहीं करते हैं। ठीक है, लीज जनरली हाई वैल्यू एसेट का होता है। अच्छा, रेंट में जनरली हमें उस एसेट को एक्वायर करने का राइट नहीं मिलता है, उस एसेट को परचेज करने का राइट नहीं मिलता, मतलब मालिकाना हक नहीं आता है। बट लीज में आपके पास एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपके पास हक होता है कि आप उस एसेट को खरीद सकते हो, मतलब मालिकाना हक आप ले सकते हो। तो ये बेसिक 3-4 डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब लीज शुरू करते हैं। देखिए, लीज फाइनेंसिंग फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। डिफरेंशिएट कर रहा हूँ शॉर्ट में, अटेंटिव रहिएगा। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज वो लीज होती है जिसमें आप इकोनॉमिक लाइफ का मेजॉरिटी पीरियड कवर्ड नहीं करते हो। इकोनॉमिक लाइफ का मेजॉरिटी पीरियड कवर्ड नहीं करते हो। फाइनेंस लीज में जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ आप कवर कर लेते हो। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि फाइनेंस लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाता है, ऑपरेटिंग लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं होता है। थर्ड, फाइनेंस लीज में आपके पास एसेट को परचेज करने का ऑप्शन है, ऑपरेटिंग लीज में परचेज करने का ऑप्शन नहीं है। फाइनेंस लीज में जो यूज़र है उसी को सारे इंश्योरेंस के, मेंटेनेंस के, रिपेयर्स के खर्चे बेयर करने पड़ते हैं। बट ऑपरेटिंग लीज में जो ओनर होता है वही सारे रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस वो खर्चे बेयर करता है। उसके बाद फाइनेंस लीज लंबे समय के लिए होती है, ऑपरेटिंग लीज शॉर्टर टर्म के लिए होती है। और क्या डिफरेंस था? फाइनेंस लीज फुल्ली पे आउट होती है, ऑपरेटिंग लीज फुल्ली पे आउट नहीं होती है। बस ये सारी चीज़ें हैं। और लीज जनरली आपको पता ही है, लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पार्टीज़ के बीच में, ओनर और यूज़र के बीच में। ओनर कौन होता है? लेसर। यूज़र कौन होता है? लेसी। बदले में लेसी क्या देता है ओनर को? लीज रेंटल्स या लीज पेमेंट्स देता है। ठीक है, अच्छा, और एक डिफरेंस और ध्यान रखिएगा, फाइनेंस लीज जनरली नॉन कैंसलेबल होती है और ऑपरेटिंग लीज कैंसलेबल होती है। ठीक है, चलिए, कुछ अदर टाइप्स ऑफ लीजेस हैं। अदर टाइप्स ऑफ लीजेस क्या क्या है? सेल एंड लीज बैक, लिवरेज लीज, सेल्स एड लीज और क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड लीज। सेल एंड लीज बैक, लिवरेज लीज, सेल्स एड लीज और क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड लीज। चलिए, 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सेल्स एंड लीज बैक क्या है कि सपोज़ कीजिए मैं एक फार्मर हूँ, मैंने अपनी इकलौती जो ट्रैक्टर थी वो बेच दिया। ठीक है, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने इस ट्रैक्टर को बेच दिया। अब ट्रैक्टर को बेच दिया तो खेती कैसे करूँगा, कमाऊँगा कैसे, मोटा मोटी। तो मैंने क्या किया, जिसको मैंने ट्रैक्टर बेचा ना, मैंने उसी से लीज़ पे वो ट्रैक्टर वापस ले लिया। पहले क्या था, पहले मैंने अटेंटिव रही है, पहले मैंने ट्रैक्टर को बेचा। अब ट्रैक्टर को बेच दूंगा तो मेरे पास मैं खेती कैसे करूंगा, तो मैंने ट्रैक्टर को वापस से लीज पे ले लिया, जिसको बेचा मैंने उसी से लीज पे ले लिया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सेल एंड लीज बैक। एसेट आज भी कल भी फार्मर की थी, आज भी फार्मर के पास में ही है, बट यहाँ पे ट्रांसफ़र क्या हुआ, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है। पहले फार्मर इसका ओनर था, अब सामने वाला बंदा इसका ओनर हो चुका है। तो बस पेपर ट्रांसफ़र हुए हैं, बाकी एसेट आज भी फार्मर के पास खड़ी है, कल भी फार्मर के पास ही खड़ी थी। अच्छा, लिवरेज लीज क्या होता है? लिवरेज लीज से सपोज मुझे कुछ लीज पे देना है। ठीक है, लीज का बिजनेस आजकल बहुत फैसिनेटिंग है, तो मुझे कुछ लीज पे देना है, बट लीज पे देने के लिए मेरे पास एसेट नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, लीज पे देना है लेकिन लीज पे देने के लिए एसेट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? मार्केट से कुछ पैसा उठाना पड़ेगा, फाइनेंस कराना पड़ेगा, फिर पैसे आएंगे, फिर उसमें खुद का कुछ पैसा जोड़ूंगा। सपोज़ कीजिए 5 लाख का ट्रैक्टर खरीदना है। ठीक है, 2 लाख रुपए मेरे घर पे पड़े हैं, 3 लाख रुपए मुझे फाइनेंस कराना पड़ेगा बैंक से। एग्जाम्पल ले रहा हूँ बैंक से। तो मैंने 5 लाख का ट्रैक्टर समहाउ खरीद लिया, मैनेज कर लिया। अब मैंने इस ट्रैक्टर को चढ़ा दिया लीज पे। अब लीज का जो पेमेंट आएगा मैं पूरा का पूरा अपने पास नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने 3 लाख का मार्केट से लोन उठा रखा है, तो मुझे उसका भी ईएमआई या जो भी है इंस्टॉलमेंट चुकाना पड़ेगा। तो लोन जो भी मुझे लीज पेमेंट्स मिलेगा उसके 2 हिस्से होंगे। कुछ मेजॉरिटी पोर्शन चला जाएगा लोन के रीपेमेंट पे और कुछ छोटा मोटा पोर्शन आपके पास बचा रहेगा। ठीक है,
सेल्स एड लीज क्या होती है? सेल्स एड लीज मतलब से सपोज मैं महिंद्रा का सेल्स मैनेजर हूँ, ठीक है, और बहुत सारे ट्रैक्टर अभी भी अनसोल्ड हैं, ठीक है। अनसोल्ड क्यों हैं? क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो बेचारे एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते। मान लीजिए ट्रैक्टर 5 लाख का है, फार्मर कहाँ से 5 लाख रुपए लाएंगे? फार्मर को चाहिए EMI, फार्मर को चाहिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट। तो अब महिंद्रा वाले इनको कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट देने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बैंक अकाउंट्स नहीं है। तो अब ऐसे में दोनों आदमी परेशान है। फार्मर ट्रैक्टर खरीद नहीं पा रहा है और महिंद्रा वाले ट्रैक्टर बेच नहीं पा रहे हैं, या बेचना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको तुरंत कैश चाहिए 5 लाख पूरा। बीच में फिर एक इंटरमीडिएट आता है। वो क्या करता है? उसका मान लीजिए एक अपनी लीजिंग कंपनी भी है, उसकी एक लीजिंग कंपनी है। वो क्या करता है? सारी ट्रैक्टर महिंद्रा से खरीद लेता है। अब सारी ट्रैक्टर एक बल्क में खरीद रहा है तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, प्लस कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने एसेट को बिकवाया है, उसने उस ट्रैक्टर को बिकवाया है, तो कमीशन भी खा लेगा। फिर उसकी जो लीजिंग कंपनी है वो डिस्काउंट नहीं मांगेगी कि भाई हम तो इतना सारा ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, 50 ट्रैक्टर, 100 ट्रैक्टर, हमें डिस्काउंट भी चाहिए। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट 2 चीज़ की कमाई कर लेगा, डिस्काउंट का और कमीशन का। फिर उसका तो काम ही है लीज पे देना। अब वो क्या करेगी? फिर वो लीज पे दे देगी फार्मर्स को। तो यहाँ से लीज पेमेंट भी आ गया। फिर से इंटरमीडियरी पिक्चर में आया। इंटरमीडियरी का अपना लीजिंग कंपनी थी जिसका काम ही है लीज पे देना। तो इंटरमीडियरी ने पहले सारी एसेट को बिकवाया। किसको? लीजिंग कंपनी को। उसकी खुद की लीजिंग कंपनी है, बिकवाया। बिकवाने पे क्या लेगा वो? कमीशन लेगा। अब लीजिंग कंपनी क्या मांगेगी? लीजिंग कंपनी बोलेगी भाई हम तो 100 ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, 50 ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, हम तो डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट भी देना पड़ेगा अच्छा खासा। अच्छा, अब हम फर्दर लीज पे देंगे किसको? फार्मर्स को। तो हमें क्या मिलेगा? लीज पेमेंट्स। लास्ट है क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड लीज। देखिए क्लोज एंडेड का मतलब क्या है कि आपके पास परचेज करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक। किसके पास? लेसी के पास परचेज करने का ऑप्शन नहीं है। ओपन एंडेड में आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, परचेज करने का ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है टॉपिक शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। ट्रेड क्रेडिट, एक्रूड एक्सपेंसेस, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, बैंक एडवांसेस, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? जो हम लोग सप्लायर से माल उधार पे ले लेते हैं, मोस्ट फेमस सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि रेगुलरली छोटे मोटे बिजनेसेस यही करते हैं, ठीक है, छोटे बड़े हर कोई बिजनेसेस यही करते हैं, सप्लायर से माल उधार पे ले लिया। बहुत बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। नेक्स्ट आता है एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि हमने अपने स्टाफ से, लेबर से काम करा लिया बट हमने उनको पेमेंट नहीं किया, पेमेंट तो बाद में करते हैं, ये होता है एक्रूड एक्सपेंसेस। एडवांस फ्रॉम कस्टमर को माल दिया भी नहीं, पहले ही एडवांस ले लिया, ठीक है, तो ये भी तरीका है फाइनेंस करने का। चौथा कमर्शियल पेपर। देखिए कमर्शियल पेपर ध्यान रखिएगा, जो हाईली रेटेड कॉर्पोरेट होते हैं ना, जो हाईली रेटेड कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती हैं वही कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। ये अनसिक्योर्ड होता है, इसी वजह से इसमें इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन इसमें RBI का सर्विलेंस रहता है कहीं ना कहीं, और इसका डिनोमिनेशन 5 लाख के मल्टीपल पे होता है। 5 लाख के मल्टीपल, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ऐसे 5 लाख के मल्टीपल में होता है। फिर ट्रेजरी बिल्स आपको गवर्नमेंट इशू करता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जैसे आप बैंक में FD कराते हो तो बैंक में आपको क्या मिलता है? FD सर्टिफिकेट मिलता है, तो वही चीज़ है। बैंक एडवांसेस, तो बैंक आपको कई तरीके से एडवांस करती है। शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, क्लीन ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल परचेज डिस्काउंटेड हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, और एडवांस अगेंस्ट गुड्स हो गया। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होता है कि हमने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया मार्केट से, ठीक है, बैंक से, सॉरी। ओवरड्राफ्ट, देखिए एक होता है ओवरड्राफ्ट, एक होता है क्लीन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में क्या है कि बैंक आपसे कुछ ना कुछ बैकिंग रखती है। क्लीन ओवरड्राफ्ट में क्या है? बैंक कुछ भी बैकिंग नहीं रखती है। क्लीन ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंक बिना किसी सिक्योरिटी के आपको लोन एक्सटेंड कर देगी। बिल परचेज डिस्काउंटेड, वही सेम चीज़ है कि आपने किसी कस्टमर का बिल काटा बट पैसा आने में टाइम है, 3 महीना 4 महीना, आप बैंक गए उसको डिस्काउंट करा लिया, वही सेम चीज़ है। सीसी बेसिकली आपको मैंने शॉर्ट में समझाया था कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए सीसी यूज़ होता है, ठीक है। आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कराना है तो आप सीसी यूज़ कर सकते हो, सीसी लिमिट होती है। एडवांस अगेंस्ट गुड्स, तो आप गुड्स के अगेंस्ट में मतलब उसको प्लेज करके आप कुछ एडवांस मार्केट से उठा सकते हो। फिर आपका शुरू होता है एक्सपोर्टिंग फाइनेंसिंग, ठीक है, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। देखिए एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमें पैसा चाहिए, सर एक्सपोर्ट करने के लिए पैसा क्यों चाहिए? देखिए पहले एक्सपोर्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा,
एक्सपोर्ट करने के लिए हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करेंगे, उसमें को टैक्सेस लगेंगे, फिर उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, फिर पैकेजिंग कॉस्ट, लेबलिंग कॉस्ट, बहुत सारे खर्चे होते हैं। फिर उसको शिपमेंट के खर्चे, ट्रैवलिंग के खर्चे, ये सारे बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, तो हमको एक्सपोर्ट करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो बैंक हमें दो तरीके से फाइनेंस कर सकता है, एक होता है प्री शिपमेंट, एक होता है पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट मतलब गुड्स डॉक तक पहुंचाने तक का खर्चा, गुड्स डॉक तक पहुंचाने तक का खर्चा, इसको बोलते हैं प्री शिपमेंट। प्री शिपमेंट मतलब फिर से गुड्स डॉक तक पहुंचाने तक का खर्चा। एग्जाम्पल फिर से दे रहा हूँ, आप पहले इंपोर्ट करोगे या लोकली आप खरीदोगे तो ख़रीदने का खर्चा, फिर टैक्सेस कुछ ना कुछ पे करोगे उसका खर्चा, फिर प्रोसेसिंग करोगे उसमें मटेरियल लेबर का खर्चा, ओवरहेड्स का खर्चा, मशीन लगाओगे उसका खर्चा, फिर लेबलिंग करना, पैकेजिंग करना, फिर अपने फैक्ट्री से डॉक तक आप पहुंचाओगे तो उसका कुछ भाड़ा लगेगा आपको। तो ये सारे खर्चे क्या होते हैं, ये सारे प्री शिपमेंट के खर्चे होते हैं। अब से सपोज बैंक ने सारे खर्चों को फाइनेंस कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं, प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो सर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है? पोस्ट शिपमेंट नाम से ही क्लियर है कि हमने शिप कर दिया, हमने माल भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, बट पैसा आ नहीं रहा है, मेरा डॉक से माल निकल चुका है, ठीक है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पैसा आ नहीं रहा है। तो उतने टाइम के लिए बैंक आपको कुछ फाइनेंस करता है, उतने टाइम के लिए कि आप भाई 3-4 महीना हो गया, पैसा आ नहीं रहा है, तो आपको और भी कुछ ऑर्डर्स पूरे करने होंगे, ठीक है, तो उस टाइम के लिए बैंक आपको कुछ फाइनेंस करता है, इसको बोलते हैं पोस्ट शिपमेंट। फिर से पोस्ट शिपमेंट मतलब आपने एक्सपोर्ट कर दिया है बट पैसा आ नहीं रहा है, तो उतने टाइम के लिए बैंक आपको फाइनेंस कर सकता है। अच्छा, पहले कुछ बेसिक रूल समझते हैं। देखिए, प्री शिपमेंट फाइनेंस को क्या बोलते हैं? पैकिंग क्रेडिट। प्री शिपमेंट फाइनेंस को क्या बोलते हैं? पैकिंग क्रेडिट। तो इट इज़ एन एडवांस एक्सटेंडेड बाय बैंक टू एन एक्सपोर्टर, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, तो ये सारी चीज़ों के लिए। ये उन्हीं एक्सपोर्टर को मिलेगा, पैकिंग क्रेडिट उन्हीं एक्सपोर्टर को मिलेगा जिसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर होना चाहिए। पहला तो एक्सपोर्ट ऑर्डर होना चाहिए या फिर इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट उनके फेवर में ओपन होनी चाहिए। देखो, उन्हीं एक्सपोर्टर को पैकिंग क्रेडिट ऑफर होगा जिनके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर होना चाहिए या फिर इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, वो जो भी ये पैसा लेके जा रहे हैं, एक्सपोर्टर जो भी पैसा रेस करके जा रहे हैं बैंक से, उनको इस पैसे को 180 दिन के अंदर, 180 डेज़ के अंदर इस पैसे को रीपे करना पड़ेगा बैंक को। अब 180 दिन के अंदर रीपे करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में एक तरीके से पढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म एडवांस में पढ़ते हैं। अच्छा, अब प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग के या पैकिंग क्रेडिट के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो क्लीन पैकिंग क्रेडिट, पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन, पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट प्लेज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ECGC गारंटी। देखिए, क्लीन पैकिंग क्रेडिट नाम से क्लियर है कि बैंक आपको पैसा एडवांस कर रही है लेकिन बदले में कोई सिक्योरिटी, कोई कोलैटरल कुछ नहीं ले रही है, ठीक है, क्लीन पैकिंग क्रेडिट। पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन, तो बैंक कुछ हाइपोथिकेट कर रही है, बेसिक वही हाइपोथिकेशन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फिर एक होता है पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट प्लेज। प्लेज में क्या होता है कि मान लीजिए आपने गुड्स अपना बना लिया, ठीक है, गुड्स मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है, गुड्स आपका पूरा बन गया है, फिनिश गुड्स फॉर्म में है, गुड्स आपका पूरा बन के रेडी हो गया है, फिनिश गुड्स फॉर्म में। फिर आप क्या करोगे, वो गुड्स आपको बैंक के जो क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं, जो बैंक के अप्रूव्ड क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं, आपको उनके पास ये गुड्स रखवाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो अपनी नज़र में, ठीक है, वो अपनी निगरानी में इस गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब सारी फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंटेशन वो सब करेंगे आप अपनी निगरानी में। देखिए, प्लेज का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आपको गुड्स उनके पास हैंड ओवर करना पड़ेगा। प्लेज का ये मतलब होता है कि आपको गुड्स उनके पास हैंड ओवर करना पड़ेगा। आपने पहले पैसा उठाया, क्यों? कि सर हमें गुड्स बनाने हैं, हमको एक्सपोर्ट करना है, हमें पैकेजिंग करना है, ये सारी चीज़ें। तो बैंक ने आपको पैसा तो दे दिया, लेकिन बैंक ने ये भी बोला कि जब गुड्स बन जाएगा तो आपको हमारे अप्रूव्ड क्लियरिंग एजेंट के पास ये गुड्स सारे रखवाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर वो क्लियरिंग एजेंट अपनी निगरानी में सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारा जो भी एक्सपोर्ट के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो सारा करेगा, ठीक है। आप कुछ नहीं करोगे, वही सारा करेगा। तो एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी बैंक को हो जाती है कहीं ना कहीं कि हाँ, बंदा 5 करोड़ का लोन लेके गया तो माल भी कहीं ना कहीं 5 करोड़ का ही बना है,
ठीक है। तो क्लियरिंग एजेंट सारा चेक करता है कि माल 5 करोड़ का है कि नहीं है, फिर अपनी निगरानी में वो सारा एक्सपोर्ट करवाता है, ठीक है। सारा बिल ऑफ लैंडिंग वगैरह बनवाना, ठीक है, तो वो सारा करता है। बाकी दो क्या होते हैं, ईसीजीसी। ईसीजीसी का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, वो क्या करती है, वो बैंक को गारंटी देती है एक तरीके से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को लोन दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को लोन दीजिए। अगर लोन रिपे नहीं होता है तो हम रिपे करेंगे। मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, नाम से क्या लग रहा है कि ये एक तरीके से बैंक को सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट बैंक को सपोर्ट कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को लोन एक्सटेंड कीजिए, ठीक है, हम गारंटी लेते हैं। अगर एक्सपोर्टर्स रिपे नहीं करेगा तो हम गारंटी लेते हैं, हम आपको रिपे करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, नाम से क्लियर है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, से सपोज मैंने एक्सपोर्ट किया डॉलर में, ऑब्वियसली मैं अगर यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली डॉलर में ही करूँगा, रुपये में तो करूँगा नहीं। तो मैंने बिल काटा डॉलर में, लेकिन पेमेंट मुझे मिलेगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। अब मेरे रिस्क क्या है, मेरे रिस्क ये है कि डॉलर गिर गया, तो आज डॉलर का भाव है 80 रुपये, 3 महीने बाद 70 हो गया, 60 हो गया, तो मेरे लिए बढ़ना रिस्क नहीं है, बढ़ गया तो बहुत बढ़िया है। मेरे लिए रिस्क क्या है कि रेट गिर ना जाए, तो मैं क्या करता हूँ, आज ही बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, आज ही बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि 3 महीने बाद मैं आपसे डॉलर, या मैं आपको डॉलर बेचूंगा इतने रेट पे। जैसे आज 80 का रेट चल रहा है तो मैं बोलूँगा मैं आपको 82 में बेचूंगा, या मैं आपको 78 में बेचूंगा। अब आगे कुछ भी रेट रहे, आगे कुछ भी मार्केट में कुछ भी रेट रहे, 85, 90, आपका रेट लॉक हो गया आज के दिन, आपको 78 पे बैंक को बेचना पड़ेगा, वो रेट आपका लॉक हो गया। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फिर होता है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग। तो पोस्ट शिपमेंट में एक होता है डिस्काउंटिंग करना, एक होता है एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एक होता है ईसीजीसी गारंटी, एक होता है एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, ईसीजीसी गारंटी आपको मैंने समझा दिया है। एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है कि हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट हमें बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है, बहुत सारे इंसेंटिव्स देते हैं कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप हमारे लाडले हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है। या फिर आपने एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ इंपोर्ट किया होगा और इंपोर्ट में आपने कुछ ड्यूटी पे किया होगा, इंपोर्ट ड्यूटी पे किया होगा, टैक्सेस पे किया होगा, तो गवर्नमेंट उसका भी रिफंड आपको करा देती है। अगर आपने एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ इंपोर्ट किया होगा और इंपोर्ट करने के टाइम आपने कुछ इंपोर्ट ड्यूटी पे की होगी, ठीक है, वो टैक्सेस ही होता है एक तरीके का, तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे एक्सपोर्टर्स को जो भी उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी पे की है, हम उसका रिफंड प्रोवाइड करा देंगे। तो अब सोचो ना, एक एक्सपोर्टर है, उसको सब्सिडी भी मिलनी है, गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स भी मिलना है, ठीक है, गवर्नमेंट से जो उसने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया है उसका भी रिफंड मिलना है। तो एक्सपोर्टर क्या करता है ना, बैंक के पास जाता है, कहता है बैंक देख भाई, मेरे को सब्सिडी भी मिलना है, मेरे को इंसेंटिव्स भी मिलना है, मेरे को ड्रॉबैक भी मिलना है, मेरे को लगभग 10 लाख रुपए का पैसा आना है, 10 लाख रुपए पैसा आना है। किस फॉर्म में? यही सब फॉर्म में, सब्सिडी, इंसेंटिव्स। तो वो इस 10 लाख रुपए के अगेंस्ट में बैंक से लोन ले सकता है, बैंक से फाइनेंसिंग करा सकता है कि भाई बैंक देख, मेरे को इंपोर्ट ड्यूटी का पैसा आना है वापस, मेरे को सब्सिडी आनी है, मेरे को इंसेंटिव्स आना है 10 लाख रुपए मिला के। अब तो मेरे को 8 लाख रुपए दे दे, ठीक है, मेरे को 10 लाख आना है तो 8 लाख रुपए दे दे। इसको क्या बोलते हैं? एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश सब्सिडी वगैरह, ठीक है। एक होता है डिस्काउंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री एक्सपोर्ट बिल्स, ठीक है, वही सेम चीज़ है कि मैंने डिस्काउंट करा लिया बैंक से जाके। एक होता है सेंड फॉर कलेक्शन, मैंने बैंक को कलेक्शन का राइट दे दिया, ठीक है, और मैंने बैंक को कहा भाई तू कलेक्ट कर लेना और तेरे को जो बनता है कमीशन वमीशन काट के आज मेरे को एडवांस कर दे पैसा, ठीक है। मैंने कहा भाई ये मेरा बिल है, आप कलेक्ट कर लेना एक्सपोर्टर से, सॉरी सामने वाली पार्टी से, इम्पोर्टर से, ठीक है, और आप अपना कमीशन वमीशन काट के कुछ मुझे एडवांस कर दो पैसा। नेक्स्ट है अदर फैसिलिटीज़ एक्सटेंडेड टू द एक्सपोर्टर। अब बैंक्स कुछ अदर फैसिलिटीज़, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी एक्सपोर्टर्स को देती है। क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देती है? तो ऑन बिहाफ ऑफ अप्रूव्ड एक्सपोर्टर बैंक स्टैब्लिश लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन देयर ओवरसीज और अप कंट्री सप्लायर्स। देखो मैंने आपको बोला था एक्सपोर्ट करने के लिए हमें भी इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट भी हम उधार पे ही करेंगे, क्रेडिट पे ही करेंगे। तो ऐसे केस में बैंक हमारे फेवर में सामने वाली पार्टी को लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर सकती है, ठीक है। देखो हम एक्सपोर्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट भी हम क्रेडिट पे ही करेंगे, ठीक है, हमारे पास तो पैसा है नहीं। तो बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो हमारे बिहाफ में बैंक कर लेगी, ठीक है, हमारे बिहाफ में बैंक कर देगी। टू अप्रूव क्लाइंट्स अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट्स ऑन डिफर्ड पेमेंट बैंक ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंस। मतलब वही चीज़ है
कि जो हमने एक्सपोर्ट किया है डिफ़र्ड पेमेंट में, कि हम आपको पैसा हम आपसे पैसा बाद में ले लेंगे। जैसे हमने एक्सपोर्ट किया 3 महीने के टर्म्स में कि 3 महीने बाद हमको पैसा मिलेगा, तो वो 3 महीने के लिए बैंक आपको फाइनेंसिंग कर सकती है, ठीक है। वो तो पोस्ट शिपमेंट में आई क्या वैसे भी। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको बैंक देती है कि मतलब कौन सी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना ठीक है, कौन सी कंट्रीज़ की इकॉनमी ठीक है, कौन सी कंट्री में मतलब सेफ़ है एक्सपोर्ट करना, पैसा मरेगा नहीं। और बैंक हमारे फेवर में बहुत सारी गारंटी भी इशू करती है सामने वाले पार्टी को कि बंदा परफॉर्म करेगा, बंदा बैकआउट नहीं करेगा, डिच नहीं करेगा। तो बहुत सारे परफॉर्मेंस गारंटी भी बैंक इशू करती है। अच्छा, नेक्स्ट है अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। तो इसमें सीड कैपिटल असिस्टेंस। तो पहला है सीड कैपिटल असिस्टेंस। देखिए, सीड कैपिटल असिस्टेंस आपका IDBI ने लॉन्च किया था 1976 में। किसके लिए? ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिनके पास स्किल्स है, टैलेंट है, बट पैसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, शुरुआती 5 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, कोई रीपेमेंट नहीं होगा, बट सर्विस चार्ज लगेगा 1%। ध्यान रखिएगा, शुरुआती 5 साल ना कोई इंटरेस्ट लगेगा, ना कोई रीपेमेंट होगा, बट सर्विस चार्ज लगेगा 1%, ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी अप टू 2 करोड़ होनी चाहिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी 2 करोड़ होनी चाहिए, अप टू 2 करोड़। और मैक्सिमम असिस्टेंस कितना मिलेगा, मतलब आपको लोन कितना मिलेगा? लोअर ऑफ 50% ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और 15 लाख विच एवर इज लोअर, ठीक है। देखिए, सीड कैपिटल असिस्टेंस किसने लॉन्च किया? IDBI ने। कौन से ईयर में? 1976 में। किसके लिए? टेक्निकली क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिसके पास क्या है? स्किल्स है, बट क्या नहीं है? पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। शुरुआती 5 साल ना कोई इंटरेस्ट लगेगा, ना कोई रीपेमेंट होगा, ठीक है, लेकिन सर्विस चार्ज लगेगा 1% पर एनम का। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? अप टू 2 करोड़। और मैक्सिमम असिस्टेंस कितना होना चाहिए? 50% ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 15 लाख विच एवर इज लोअर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका इंटरनल कैश अक्रूवल्स। देखिए, इंटरनल कैश अक्रूवल्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इस केस में कि मान लीजिए कोई कंपनी है और वो अच्छा खासा पैसा बनाती है, ठीक है, अपने मेन बिजनेस से अच्छा खासा पैसा बनाती है। तो कंपनी क्या कर सकती है? फिर उस पैसे को यूज़ कर सकती है एक्सपेंशन के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ITC का। ITC ने शुरुआत की थी टोबैको से और सिगरेट से। ITC का मेन काम यही था। अब ITC ने इतना पैसा बनाया कि उनको एक्सपैंड करना ही पड़ा, क्योंकि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उनको एक्सपैंड करना पड़ा। फिर आप देखो, ITC होटल्स है, ITC FMCG है, ITC कितना अपने आप को एक्सपैंड कर लिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंटरनल कैश अक्रूवल्स। जब आप अपने ही पैसे को, ठीक है, अपने ही पैसे को फर्दर एक्सपेंडिचर या फर्दर एक्सपेंशन के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटरनल कैश अक्रूवल्स, ठीक है। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स का क्या मतलब है? कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी अपने प्रमोटर से पैसा ले सकती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस लोन का इंटरेस्ट मार्केट इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट इंटरेस्ट के बराबर होगा या मार्केट इंटरेस्ट से कम होगा, ठीक है। फिर से, कंपनी चाहे, अगर कंपनी को ज़रूरत है पैसे की, तो कंपनी अपने प्रमोटर से पैसा रेज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ठीक है। फिर होता है डिफर्ड पेमेंट गारंटी। डिफर्ड पेमेंट गारंटी वही सेम है बैंक गारंटी जैसा, कि आपने मान लीजिए कोई एसेट खरीदा, ठीक है, क्रेडिट पे, आपने कोई एसेट खरीदा क्रेडिट पे, तो बैंक उसकी गारंटी ले सकती है, ठीक है, कि सामने वाले सप्लायर को गारंटी दे सकती है कि आप इनको क्रेडिट पे माल दे दीजिए, ठीक है, ये आपको पैसा दे देंगे, और पैसा नहीं देते हैं अगर टाइम पे तो हम पे कर देंगे। ये होता है बैंक गारंटी। फिर ये नेक्स्ट होता है कैपिटल इंसेंटिव्स। कैपिटल इंसेंटिव्स क्या होता है? देखिए, हमारा देश इंडिया बहुत बड़ा है और कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत मतलब एक डेवलप सिचुएशन पे हैं, अच्छे खासे डेवलप्ड हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत बैकवर्ड हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, बिहार है। तो गवर्नमेंट का मोटिव ये होता है कि हमारा पूरा देश, पूरे हर राज्य, हर स्टेट, हर यूटीज़, हर कोई ग्रो हो, ठीक है, हर जगह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों, लोग इधर से उधर भटके ना, ठीक है। अब आप देखो, बिहार, यूपी, इवन वेस्ट बंगाल के लोग भाग भाग के मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो वहाँ कितना ज़्यादा सोचो ना पॉपुलेशन हो जाती है। तो ऐसा ना हो और हर जगह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कहती है कि सर आप फैक्ट्री सेटअप करो बैकवर्ड एरियाज़ में, आप फैक्ट्री सेटअप करो बैकवर्ड एरियाज़ में, हम आपको कुछ सब्सिडीज़ देंगे, कुछ इंसेंटिव्स देंगे, हम आपको टैक्स में छूट देंगे। इसको बोलते हैं कैपिटल इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रहे हर राज्य में,
ठीक है, लोग इधर से उधर भागे ना, और हर राज्य ग्रो हो। ऐसा ना हो कि इंडिया में सिर्फ महाराष्ट्र ही ग्रो हो रहा है, गुजरात ही ग्रो हो रहा है, बाकी सब पीछे होता जा रहा है। नेक्स्ट है जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड। नाम से ही क्लियर है कि इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा नहीं और ये मैच्योरिटी पे पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें फ़ायदा क्या है इन्वेस्टर का कि उनको सस्ते में इक्विटी मिल जाती है। फिर एक होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। देखिए नाम से ही क्लियर है कि 100 रुपये का बॉन्ड है, 30 रुपये का मार्केट में बिक रहा है। फ़ायदा क्या हो गया, मैच्योरिटी पे आपको 100 रुपये मिल जाएगा। सर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप ऐसे सोचो आपने 30 रुपये लगाया और आपने 70 रुपये कमा लिया। आपने 30 लगाया, 100 मिल गया, आपको 70 रुपये की कमाई हो गई। एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड। देखिए इसमें भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा डीपली डिस्काउंटेड नहीं होता है। ये 100 रुपये का बॉन्ड होगा तो आपको 70 या 60 रुपये में मिल जाएगा। तो इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। एक होता है इन्फ्लेशन बॉन्ड। इन्फ्लेशन बॉन्ड में ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है, प्लस जो भी मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है वो भी मिलता है आपको। जैसे से सपोज बॉन्ड का इंटरेस्ट है 10%, बॉन्ड का इंटरेस्ट है 10%, मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है 5%, तो आपको 10 भी मिलेगा और 5 इन्फ्लेशन का भी मिलेगा, मतलब टोटल आपको 15% मिलेगा। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन बॉन्ड। ठीक है, फ्लोटिंग रेट नोट मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। लास्ट ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। तो नाम से ही क्लियर है, एक्सटर्नल मतलब हम इंडिया के बाहर से पैसा ले रहे हैं। किस लिए? कमर्शियल बोरिंग के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। तो लोन टेकन फ्रॉम नॉन रेसिडेंट्स इन फॉरेन करेंसी, ऑब्वियसली बाहर से ले रहे हैं तो फॉरेन करेंसी में ही होगा। ठीक है, जनरली इशूड ऑन फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट मतलब आप जानते ही हो जो मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहता है। मार्केट में अगर तेजी है तो ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, मार्केट में मंदी है तो आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर से ECB क्या है, जब हम लोन बाहर से उठाते हैं, आउटसाइड इंडिया से उठाते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस। देखिए इसके 2 रूट हैं, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या है, आपको बार बार परमिशन नहीं लेना पड़ता है। अप्रूवल में आपको बार बार परमिशन लेना पड़ता है। आपको बार बार पैसे की ज़रूरत है तो आपको बार बार परमिशन लेना पड़ता है। ऑटोमेटिक रूट में कौन कौन आता है, कंपनीज जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट, और दूसरा NGO जो इंगेज्ड है माइक्रो फाइनेंसिंग में। पहला कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट, और दूसरा NGO जो इंगेज्ड है अंडर माइक्रो फाइनेंसिंग। अप्रूवल में कौन कौन आता है, मतलब जिनको बार बार अप्रूवल लेना पड़ेगा, बैंक्स और FIs। बैंक और FIs जो डील करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में, या पार्टिसिपेट करते हैं टेक्सटाइल और स्टील रिस्ट्रक्चरिंग पैकेजेस में। फिर से बैंक और FIs जो डील करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में, या फिर एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में, या फिर टेक्सटाइल स्टील रिस्ट्रक्चरिंग पैकेजेस में। इनको बार बार अप्रूवल लेना पड़ेगा जब भी ये आउटसाइड इंडिया से पैसा रेस करते हैं तो। ठीक है, तो आई थिंक इस वाले ऑडियो के लिए इतना इनफ है, ना तो बल्कि हो जाएगा काफ़ी। तो ध्यान रखिए, हमारा ECB तक हो गया है। अब जो नेक्स्ट बस एक ऑडियो मुझे और लगेगा, फिर ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बच रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ बच रहे हैं, ESG बॉन्ड्स बच रहा है, और कॉन्टेम्परेरी जो लास्ट जो टॉपिक है वो बच रहा है। तो आई थिंक एक ऑडियो लगेगा मुझे और ये पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए आई थिंक